Hello everyone. Today we will solve problem 7.3a to 7.6a, problem set A, chapter number 7, financial assets. So we will move with 7.3a. G 7.3a, Superstar, a Hollywood publicly firm, used the balance sheet approach to estimate uncollectible accounts expense. At year end, an aging of the accounts receivable produced the following five groupings. हमने ये पढ़ा था कि हम जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनको एक स्कोर इशू कर देते हैं। इससे हमारी जो हमें आइडिया हो जाता है कौन सा कस्टमर हमें कब पे करता है या नहीं करता है या कितना डिले करता है। तो उसने क्वेश्चन में क्या किया, 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू, 1 से 30 दिनों का जिनका ड्यू है उनको एक अलग कैटेगरी दे दी है। जिनका अभी तक नॉट येट ड्यू नहीं ड्यू है उनको एक अलग कैटेगरी दे दी। 31 to 60 डेज पास ड्यू, 61 to 90 डेज एंड ओवर 90 डेज, आगे उनकी अमाउंट्स लिखी हुई हैं। फिर वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी एस्टिमेट कर रही है द परसेंटेज प्रोबेबली अनकलेक्टेबल फॉर द अबव 5 एज ग्रुप टू बी एज फॉलोज। ये जो ऊपर वाली अमाउंट्स हमने कलेक्ट करनी है उसकी ये परसेंटेज वो इशू कर रही है कि हमें हमारे वो अनकलेक्टेबल होंगे, हमारी बैड डेट्स होंगी, वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे अपने डेटर्स से। ग्रुप ए को 1% अलाउ कर रही है, ग्रुप बी को 3%, ग्रुप सी को 10% एंड ग्रुप डी को 20% एंड ग्रुप ई को 50%। उसने पहले डेज में कन्वर्ट किया, फिर उसने इन सबको क्या किया कि एक नंबरिंग इशू कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, एंड पे वो कह रहा था अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स बिफोर एडजस्टमेंट एट December 31st शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 11,800। ये क्रेडिट बैलेंस है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, वो कहता है कि बिफोर एडजस्टमेंट 11,800 आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इसका ये था इस क्वेश्चन की हिस्ट्री। और इसमें इंस्ट्रक्शन भी नीचे सॉल्व क्या करना है, उसने कंप्यूट द एस्टिमेट अमाउंट ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट बेस्ड ऑन द अबव क्लासिफिकेशन बाय एज ग्रुप। कहते हैं जी आप एस्टिमेट्स लगाएं कि कितना आपका अनकलेक्टेबल अमाउंट होगी, हमने उस चीज़ का एस्टिमेट लगाना है। ठीक है, देखिए पहले ये क्वेश्चन का डाटा है जो मैंने लिख लिया। नॉट येट ड्यू 5 लाख अमाउंट है, 1 to 30 डेज पास्ट डाटा इस वो 2,10,000 है। ठीक है, 31 to 60 डेज का पास डाटा 80,000 है। ये रेशो हमें क्वेश्चन में जो मेंशन थी वो हर एक के आगे हमने लिख ली। अब हम जब 5 लाख का 1% लेते हैं, मीन 5 लाख में से ये एस्टिमेट है कि 5,000 हमारा अनकलेक्टेबल होगा। 2,10,000 का जब हम 3% लेते हैं तो ये सपोज किया जाता है कि इसमें 6,300 हमारा अनकलेक्टेबल होगा। और जब हम 80,000 का 10% लेंगे तो ये सपोज किया 8,000 अनकलेक्टेबल होगा। 15,000 का जब 20% लेंगे तो 3,000 हमारा अनकलेक्टेबल होगा। और जब 30,000 का 50% लेंगे तो अब देखें जैसे जैसे डेज बढ़ते जा रहे हैं, लोग पैसे नहीं दे रहे, वैसे वैसे रेशो भी बढ़ती जा रही है अमाउंट के डूबने की। टोटल कितने अकाउंट रिसीवेबल हैं जो हमने नियर फ्यूचर में रिसीव करने, इन सारी वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड कर लेंगे। 8,35,000 है जो हमारा टोटल अकाउंट रिसीवेबल है। और अब इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे 37,300। ये हमने सपोज किया है, एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल फाइंड आउट कर लिए कि 37,300 जो है हमारा ये क्या है, ये बैड डेट्स है, ये पैसे जो हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो ए पोर्शन है वो यही कह रहा था कि आप एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल निकालें, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम इसकी चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है जी प्रिपेयरिंग द adjusting entry needed to bring the allowance for doubtful debts to the proper amount। कहते हैं जी आप adjusting entry पास करें टू ब्रिंग द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स टू प्रॉपर अमाउंट। हमने डाउटफुल डेट्स को एक प्रॉपर अमाउंट के साथ लिखना है। ठीक है, इसकी एंट्री है अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स की एंट्री आपने करनी है जो हमारे पैसे डूब गए। अच्छा, अभी हमने ये देखा है कि जो हमारे पैसे डूबे हैं, हमने एस्टिमेट लगाया है ना, वो कितने हमारे पैसे जो हैं वो नहीं कलेक्ट होंगे, 37,300 के।
अब इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने डाटा लिखा था, एक अलाउंस आपको दिया गया है, वो है 11,800 का क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि 37,300 तो एस्टीमेट है हमारा, नहीं कलेक्ट होगा, लेकिन उसमें से 11,800 हमारा जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। इट्स मीन कि वो अमाउंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन के तौर पे पड़ी हुई है। तो हम इसमें से ये अमाउंट लेस कर देंगे, तो 22,500 एक्चुअली हमारा जो है करंट प्रोविजन इस अमाउंट की बनी 22,500 की। ठीक है, टोटल एस्टिमेट ये था। वो हमें ये अमाउंट बिफोर एडजस्टमेंट दी थी। हमने क्या किया कि हमारा एस्टिमेटेड था ये अनकलेक्टेबल अमाउंट होगी, उसमें से 11,800 कलेक्ट हो गया। तो अब हमारी जो करंट अनकलेक्टेबल अमाउंट है वो है 22,500। ठीक है, हम ये वाली एंट्री को 22,500 से करेंगे। ये जर्नल में आपने एंट्री करनी है। ठीक है, 22,500 कैसे है वो नीचे मैंने आपको वर्किंग में बता दिया है कि टोटल तो 37,300 था। अलाउंस फॉर जो आप हमारा है अनकलेक्टेबल है वो 11,800 ऑलरेडी हमारे पास था। बिफोर एडजस्टमेंट हमने उसको लेस किया, तो हमारे पास 22,500 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसकी सी कैटेगरी की तरफ जाते हैं। इसकी सी कैटेगरी क्या कह रही है? सी कैटेगरी में वो कह रहा है assume that on January 10 of the following year, Superstar learned that an accounts receivable that has originated on September 1st in the amount of $8250 was worthless because of the bankruptcy of the client। अच्छा, वो कह रहा है कि जी जनवरी 10 में ये जो सुपरस्टार है उसने अकाउंट रिसीवेबल थे 8,250 के। हमें वो वर्थलेस हैं क्योंकि वो पर्सन, वो क्लाइंट हमारा बैंकरप्ट हो गया है। अप्रैल शेयर प्रिपेयर द जनरल एंट्री रिक्वायर्ड ऑन जनवरी 10 टू राइट ऑफ दिस अकाउंट। अब आपने उसके अकाउंट को राइट ऑफ करना है, तो हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? मैंने आपको ये इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था, हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट वैसे क्रेडिट होता है, बट जब हमने कस्टमर को राइट ऑफ करना है तो ये हमारा डेबिट होगा। और इसके अगेंस्ट यहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और अपने कस्टमर का नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी अमाउंट वाला कस्टमर है जो हमारा हो गया है राइट ऑफ, ये है वो अमाउंट। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 7.3 ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7.4 की तरफ। 7.4 में क्या कह रहा है? वो कहता है जी विलकॉन मिल is a manufacturer that makes all sales on 30 days credit term। 30 दिन की क्रेडिट टर्म पे विलकॉस मिल्स जो है वो मैन्युफैक्चर ट्रेड करता है। एनुअल सेल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन। एनुअल सेल अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 30 मिलियन। एट द एंड ऑफ 2008 अकाउंट रिसीवेबल वर प्रेजेंटेड इन द कंपनी बैलेंस शीट एज फॉलोज। जी, कंपनी का जो अकाउंट रिसीवेबल है वो ये है 31 लाख। लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस इसमें से 80,000 आपके लेस हो रहे हैं। अच्छा, ये 2008 का डेटा है। फिर वो कह रहा है ड्यूरिंग 2009 1,65,000 ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट रिसीवेबल वर रिटर्न ऑफ एज अनकलेक्टेबल। कहता है 2009 में 1,65,000 के आपके राइट ऑफ कर दिए हैं। राइट ऑफ मीन आपको पता है, आपको इस बात की सर्टेनिटी हो गई है कि अब आपको 1,65,000 नहीं मिलना, ये आपका क्लाइंट बैंकरप्ट हो गया है, ये अमाउंट अब आपको नहीं मिलनी, तो आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। Of these accounts written off, receivable totaling 15,000 were subsequently collected। जी, वो कह रहा है कि ये जो आपने 1,65,000 राइट ऑफ कर दिया था, फिर बाद में इसमें से 15,000 हमें कलेक्ट हो गया। एट द एंड ऑफ 2009 के एंड पे एन एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इंडिकेटेड अ नीड फॉर 90,000 अलाउंस टू कवर पॉसिबल फेलियर टू कलेक्ट द अकाउंट्स करंटली आउटस्टैंडिंग। अच्छा, जब कह रहा है एजिंग एट द एंड पे, ये कह रहा है कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए 90,000 अलाउंस होना चाहिए, तभी हम पॉसिबल फेलियर जो है उससे बच सकते हैं। कि हमें कैसे बचना है?
जी 2009 में 1,65,000 अकाउंट रिसीवेबल को हमने रिटर्न ऑफ लिखा, उसमें से 15,000 कलेक्ट हो गया आफ्टर सम टाइम। एंड ऑफ 2009 क्या हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल हमें 90,000 नीड है पॉसिबल फेलियर को कवर करने के लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ए पोर्शन की तरफ कि उसने हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर क्या किया है। कह रहे प्रिपेयर द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज, one entry to summarize all account written off against the allowance for doubtful debts during 2009। कह रहा है कि आपने तमाम एंट्रीज में रिटर्न ऑफ जो है उसके अगेंस्ट करनी है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट आपने एंट्रीज करनी है और समराइज एंट्रीज आप करें। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि 1,65,000 के हमारे क्या हैं, राइट ऑफ है, हमने राइट ऑफ करना है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स टू अकाउंट रिसीवेबल 1,65,000 से ये आप जर्नल बना के ये एंट्रीज करेंगे, ठीक है। 1,65,000 के हमारे राइट ऑफ थे, लिख लिया हमने राइट ऑफ का, ये हमारे राइट ऑफ हमने कर दी थी। हमने फिर ये भी पढ़ा कि हमें 15,000 कलेक्ट हो गए, तो जो हमें 15,000 कलेक्ट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ गए और हमारा जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है वो 15,000 से इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। अलाउंस फॉर डेट हमारा 15,000 से इंक्रीज़ हो गई हमारी लाइबिलिटी, और 15,000 के अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो हमें रिसीव हो गए, ठीक है। ये एंट्री करेंगे। उसके बाद हम जब हमें अमाउंट रिसीव होती है तो हम कैश टू अकाउंट रिसीवेबल एंट्री करते हैं, ठीक है। क्या एंट्री हम करते हैं, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। ये एंट्री हमें ये अकाउंट रिसीवेबल टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हमें क्या कहती है कि टू बी कलेक्टेबल, ये वाली अमाउंट हमें कलेक्ट हो गई है। यहाँ पे भी 15,000 ही आएगा। ये ए एंट्री कंप्लीट आपने ऐसे करनी थी कि ये रिटर्न ऑफ है, फिर इसमें से 15,000 मिल गया और ये 15,000 की आपने अलग से कैश के साथ एंट्री करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया ए पार्ट। उसने कहा था समराइज करें एट द एंड ऑफ 2009 आप डाउटफुल डेट्स को कैसे डील करेंगे, वो हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है, अच्छा नहीं, ये उसने ए कैटेगरी अलग से पूछी थी, बी कैटेगरी में उसने कहा था एंट्रीज टू रिकॉर्ड 15,000 इन अकाउंट रिसीवेबल डेट वर सब्सिक्वेंटली कलेक्टेड। जी, जो बी पार्ट में वो ये कह रहा है कि सब्सिक्वेंटली जो कलेक्ट हो गए उसकी फिर से एंट्री क्लियर करें। तो मैंने आपको बताया था जब हम उसकी एंट्री अलग से रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको कैश टू अकाउंट रिसीवेबल लिखते हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन में थ्री पार्ट में हमें क्या पूछा है, वो कह रहा है द एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड एट December 31st 2009 टू इंक्रीज द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट टू 90,000। उसने कहा था ना कि हमें 90,000 पॉसिबल वैल्यू जो है वो चाहिए अपने डेट्स को मेंटेन करने के लिए। द एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड एट 31st December टू इंक्रीज द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमें क्या करना है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना है। 90,000 इसके लिए हमें चाहिए था, तो किसके अगेंस्ट करना है, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस के अगेंस्ट करना है, जो अमाउंट हमें नहीं होनी। तो एंट्री तो ये आनी है। अब ये 1,60,000 इसके आगे कैसे आया, ये हम वर्किंग में देखते हैं। बैलेंस एट द एंड December 2008, क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें उसने क्या किया हुआ है, करंट एसेट्स में से अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 80,000 लेस किए हुए क्वेश्चन में स्टार्ट में आपने उनको लिख लिया कि ये बैलेंस एट द एंड December 2008 है 80,000। अगर मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं तो ये वाला बैलेंस, ये वाला, ठीक है, ये 80,000 जो उसने लेस किया है ये किस चीज़ का है, ये हमारे एट द एंड ऑफ 2008 हमारा ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है, ठीक है। लेस राइट ऑफ, उसने कहा जी 1,65,000 इसमें से हमें नहीं मिलना, बैलेंस तो हमारे पास 80 था। जब हम इसमें से 1,65,000 लेस करेंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर आ गया, वो है हमारे पास 85,000, ठीक है। फिर हमें कितनी अमाउंट कलेक्ट होगी अकाउंट रिसीवेबल से, 15,000, ये माइनस था, इसलिए जब इसमें से हम 15 ऐड करेंगे, वैसे तो 15 इसमें ऐड होना है लेकिन ये माइनस वाली वैल्यू है तो वो हमारे पास क्या आ गया, -70,000। ये हमारे पास आया है अलाउंस, ये डाउटफुल अलाउंस आया है, ठीक है। हमारे पास 85,000 माइनस में कि कम हो रहा है हमारे पास। फिर क्या हुआ कि हमने जो अमाउंट हमें
मिल गई, रिसीव होगी, उसमें से 15,000 लेस किया, अब हमारे अलाउंस हमारे पास रह गए 70,000 के। ठीक है, ये माइनस में इसलिए आ रहा है कि हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब हमें अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल की मिल जाती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए ये इसमें से लेस हुआ है। हम इसमें से लेस करेंगे डिज़ायर क्रेडिट बैलेंस। उसने क्या कहा है कि हमें 90,000 और चाहिए अपने बिजनेस के अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन में पढ़ा, उसने कहा था हमने इसमें 90,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1,60,000 हो जाएगा बैलेंस। तो ये हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इस तरीके से 1,60,000 आया। ठीक है, 80 ओपनिंग में पड़ा हुआ था, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो राइट ऑफ कितना हो गया 1,65,000, मीन इसमें से ये हमें नहीं कलेक्ट होना, तो 85,000 के बैलेंस हमारे पास माइनस में आ गया। अब हम इसमें 15,000 जो रिसीव हुआ वो ऐड करेंगे, फिर माइनस में हमारे पास बैलेंस आ गया, फिर डिज़ायर जो क्रेडिट बैलेंस हमें चाहिए है वो इसके अंदर हम लेस, इसमें से लेस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इस तरीके से हमारे पास 1,60,000 आ गया। जी, अब हम करते हैं 7.5 की तरफ आते हैं, ये आपका क्वेश्चन 7.5 है। इसकी रीडिंग करते हैं, कहता है दिसंबर 31, 2008 वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्टॉक ऑफ पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी। दिसंबर 31, 2008 में वॉस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए हैं। सबसे पहले क्या है, फुट लॉकर 5,000 शेयर, कॉस्ट एट 17 पर शेयर, और मार्केट वैल्यू उसकी 20 है। ठीक है, मीन अगर हम 5,000 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 85,000 आ रहा होगा, 5,000 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 1 लाख आ रहा है, ये करंट मार्केट वैल्यू है। और हमने उसके बाद गैप इंश्योरेंस के 4,000 शेयर परचेज किए हैं, कॉस्ट 17 है, और उसके बाद करंट मार्केट वैल्यू 15 है। जब 4 को 17 से किया तो ये आ गया, 4,000 को 15 से किया तो हमारे पास ये आ गया। ये उन्होंने दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें कितना गेन है, 1,53,000 इन्वेस्टमेंट है, और हमारी इन्वेस्टमेंट की इस टाइम करंट वैल्यू क्या है 1,60,000। तो यहाँ पर हमें 7,000 गेन है अपनी इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के ऊपर। जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है। In 2009, Boston engaged in the following two transactions. अप्रैल 10 में उसने क्या किया, सोल्ड 1,000 शेयर्स ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन फुट लॉकर एट अ प्राइस ऑफ 21 पर शेयर लेस अ ब्रोकेज कमीशन 50। जी, उसने 1,000 शेयर अपनी इस इन्वेस्टमेंट में से सेल कर दिया और 21 का एक शेयर सेल किया है, और 50 उसमें से उसने ब्रोकर को कमीशन दिया, वो माइनस करना है। और उसने गैप इंश्योरेंस के 2,000 शेयर सेल कर दिए और 14 पर शेयर सेल किया है, लेस अ ब्रोकेज कमीशन 60। ठीक है, एट दिसंबर 31, 2009 द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज स्टॉक्स वर 31 दिसंबर 2009 में, ये पोजीशन थी उसकी 31 दिसंबर 2008 में, और एट द एंड 2009 में फुट लॉकर का एक शेयर 18 पर शेयर हो गया मार्केट वैल्यू, और कम हो गई ना, यहाँ पे 20 थी, यहाँ पे 18 हो गई, और इस यहाँ पर मार्केट वैल्यू 15 थी, यहाँ पर 16 हो गई, ये बेहतर हो गई है उसके। जी, डाटा क्या अवेलेबल है कि जी सोल्ड 1,000 शेयर एट 21 पर शेयर लेस ब्रोकेज कमीशन, ये वाला डाटा हमें अवेलेबल है। और मार्केट वैल्यू एट द एंड क्या थी। फर्स्ट हमने क्या फाइंड आउट क्या करना है इसमें से, कहते हैं illustrate द प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अनरियलाइज होल्डिंग गेन और लॉस इन वाटसन बैलेंस शीट एट दिसंबर 31। मीन जो बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दिखाई गई है उसमें कहता है कि आप जस्ट प्रेजेंट करें कि आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या हैं और आपको क्या गेन या लॉस हुआ है, उस बैलेंस शीट को देखते हुए आपने बताना है। इंक्लूड अ कैप्शन इंडिकेटिंग द सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट इन विच ईच ऑफ दीज अकाउंट अपीयर। कैप्शन मीन आप लिखें कि बैलेंस शीट में वो वाली जो वैल्यूज़ हैं किस अकाउंट के बैलेंस शीट में, एसेट्स तो कौन से एसेट्स के नीचे आएंगी, लाइबिलिटीज़ हैं तो किन लाइबिलिटीज़ के नीचे आएंगी। जी, पहले अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, आंसर क्वेश्चन में ही अवेलेबल है। मार्केटेबल सिक्योरिटी आपको बताया कि हमेशा करंट वैल्यू पे लिखी जाती है। इस टाइम मार्केटेबल सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है 1,60,000। 160 में से आप 1,53,000 माइनस करें, आपकी इन्वेस्टमेंट तो 153 की है ना, 7,000 इसके ऊपर आपको क्या है गेन है। ठीक है, अब
मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट्स की हेडिंग के नीचे लिखी जाती हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। एट कॉस्ट 153 थी और अब 1,60,000 की हैं। अब वो कहता है जी हमें गेन तो हो गया, अनरिलाइज होल्डिंग ऑन गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 का, ये किस हेडिंग के नीचे हम लिखते हैं? ये हम लाइबिलिटी साइड पर जाके स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट के नीचे हम रिटेन्ड अर्निंग में गेन है तो ऐड कर देंगे, लॉस है तो लेस कर देंगे। ठीक है, स्टॉक होल्डर इक्विटी में हम ये लिखते हैं। ए कैटेगरी में तो उसने ये पूछा था कि दिसंबर 31 2008 की जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें आप बताएं कि करंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू क्या है और किस कैप्शन में आप उसे लिखेंगे। बी में कह रहे प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑन अप्रैल 10 एंड अगस्त। जी जो उसने परचेज अपनी सेल कर दी है इंश्योरेंस अप्रैल 10 को और अप्रैल 7 अगस्त 7 को, उसकी आप एंट्री करें। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे तो हमारे पास फिर से कैश आ जाएगा। हम क्या करेंगे, कैश टू मार्केटेबल शेयर्स या मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये एंट्री है। ये गेन है या लॉस है वो हम बाद में लिखेंगे। अब ये देखिए वो अप्रैल 10 में क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 1000 शेयर सेल कर दिए 21 पर शेयर। 1000 को जब हमने 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 21,000। जब हम 21,000 में से 50 रुपीज़ माइनस करेंगे, 50 रुपीज़ किस चीज़ के माइनस करने, जो ब्रोकर को कमीशन पे किया, 20,950 के, तो ये वैल्यू हमारे पास रिसीव हो गई। उसमें से जब हमने 21,000 में से 50 किया, अब हमने जो 1000 शेयर परचेज किए हैं क्वेश्चन के अंदर 2008 में जो डाटा है वो कहते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 17 है। 17,000 मीन हमने 17,000 इन्वेस्ट किया था, 20,950 में अपने वो इंश्योरेंस सेल कर दी, तो हमें इसके ऊपर गेन है कि लॉस है? डेफिनेटली गेन है। हमने इन्वेस्ट 17,000 किया, सेल इतने का किया। अब 20,950 में से जब हम 17,000 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गेन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कितना गेन किया, अब अगर हम इसमें से माइनस करें ये आएगा 3950। ठीक है, हमने इतना गेन किया। समझ आ गई सेंटर की, ये भी आपने जनरल में करनी। फिर हमने 7 अगस्त में 2000 शेयर सेल किए, 14 का एक किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 28,000 आ गया। अब हम उसमें से 60 माइनस कर देंगे। 60 किस चीज़ के माइनस करेंगे जी, ब्रोकरेज कमीशन के, ये आ गया 940। ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 2000 शेयर थे, करंट मार्केट वैल्यू इस कॉस्ट थी शेयर की, सॉरी 17। ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये 34,000 की थी। 2000 मल्टीप्लाई बाय 17, 34,000 की इन्वेस्टमेंट थी। हमने कितने में सेल की, 27,940 में। अब आप इस 34,000 में से ये 27 लेस कर लें तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लॉस आ गया। ठीक है, अब आप ये देख लें कि 2000 अप्रैल 10 और 7 में 2009 में हमें गेन क्या है और हमारा लॉस क्या है। ठीक है, ये वो कह रहा था कि आप एंट्री करें। सी रिक्वायरमेंट है इसकी, प्रोरियर टू मेकिंग अ मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2009 डिटरमिन द unadjusted balance in the marketable securities control account and unrealized holding gain or loss on investment account. Assume that no unrealized gain or loss have been recognized since last year. कहते हैं कि 2009 के एंड पे आप क्या करेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस के साथ मार्केटेबल सिक्योरिटी के, और आपने यहाँ पे ये अज्यूम करना है कि आपको पहले कोई गेन और लॉस नहीं हुआ सिंस लास्ट ऑफ द ईयर तक। मार्केटेबल सिक्योरिटी की हम वैल्यू लिखेंगे जी। मार्केटेबल सिक्योरिटी दिसंबर 31 2008 में कितना था, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमेशा हम किस वैल्यू पे देखते हैं, करंट मार्केट वैल्यू पे। हमने इन्वेस्ट 153 किया था, क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन है। उसकी इस टाइम करंट वैल्यू क्या है, 1,60,000। जिसमें से हम लेस कर देंगे जो हमने अपने शेयर जो हैं वो सेल किए हैं या मार्केटेबल सिक्योरिटी जो सेल की। हमने 10 अप्रैल को अपना 1000 शेयर सेल किया है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट के अंदर हमने शो करना है यहाँ कॉस्ट प्राइस। ये शेयर एक जो था वो 17 का था, 17,000 आ गया। फिर हमने गैप इंश्योरेंस के 2000 शेयर सेल किए, इसकी कॉस्ट प्राइस भी 17 थी तो 34,000 आ गया। इन दोनों को ऐड किया हमने 51,000 आ गया। 1,60,000 में से जब हमने 51,000 लेस किया तो बैलेंस एट द एंड
बिफोर एडजस्टेड 1,09,000 आ गया। ठीक है, क्या बैलेंस आ गया हमारे पास? 1,09,000। वो कहते हैं कि अगर पहले आप वो नहीं आपने मेंशन की कि आपको क्या इसमें गेन हुआ या लॉस, तो वो 160 की इन्वेस्टमेंट थी। अब फिर 153 की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट वैल्यू 160 की थी, तो ये 7,000 हमने उसका ये लिख लिया, क्या उसको कहते हैं, गेन लिख लिया हमने। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमने अपनी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट की है, बिफोर एडजस्टमेंट उसका हमारा क्या बैलेंस होगा। ठीक है, अब हम चले जाते हैं डी पोर्शन की तरफ। डी पोर्शन में क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर अ स्केजुअल शोइंग द कॉस्ट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन एट द एंड ऑफ 2009। वो जो क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट दिखाई वो क्या थी, 2008 की सिचुएशन, 2009 के में हमने कुछ अपनी सिक्योरिटीज सेल भी कर दी हैं। तो कहता है कि अब आपने 31 दिसंबर 2009 में बताना है कि हमारे फुट लॉकर और गैप इंश्योरेंस के शेयर कितने हैं। अच्छा जी देखें, 4,000 शेयर्स थे हमारे फुट लॉकर में के, टोटल 5,000 शेयर थे क्वेश्चन के अंदर मेंशन, हमने उसमें से 1,000 की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी। अब हमारे 4,000 के शेयर हैं, एट कॉस्ट हमारा वो शेयर 17 का, ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। और 4,000 की मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की, 18, क्वेश्चन के एंड पे उसने लिखा है December 31, 2009 मार्केट वैल्यू ऑफ दी स्टॉक फुट लॉकर की 18 है। ठीक है, 4,000 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस्ट में लिख देना है, 4,000 को 18 से मल्टीप्लाई करके करंट मार्केट वैल्यू लिख देनी है। अच्छा, फिर आ जाए गैप इंश्योरेंस की तरफ। गैप इंश्योरेंस के टोटल 4,000 शेयर थे, जिनमें से 2,000 हमने सेल कर दिए, रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए, 2,000। 2,000 शेयर्स थे जिनकी कॉस्ट प्राइस है 17, और हमने मार्केट वैल्यू क्या है उसकी 16 में सेल कर दिए। 2,000 को 17 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट वाले कॉलम में लिख लिया, 16 से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपकी कॉस्ट देखें इन्वेस्टमेंट की है 1,02,000, और आपकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, 1,04,000। अभी भी यहाँ पर हमें गेन है, बट ये मेंशन नहीं करना, उसने सिर्फ ये कहा था कि आप पोजीशन बताएं कि 2009 के एंड पे आपके शेयर्स की क्या पोजीशन है। तो इसमें जो आपने सेल आउट कर दिए हैं वो लेस कर देने हैं, रिमेनिंग आपकी ये पोजीशन है। और क्वेश्चन के अंदर ही उसने बताया कि 2009 के एंड पे मार्केट वैल्यू क्या है, कॉस्ट वैल्यू तो वही रहती है जितने पे आपने इन्वेस्टमेंट की होती है। अच्छा जी, अब इसका ई बैलेंस, ई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई पार्ट में क्वेश्चन के वो कहता है कि प्रिपेयर द मार्क टू मार्केट एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड एट December 31। जी कहता है कि आप जो रिलाइज होल्डिंग गेन या लॉस वो मेंशन करें December 31 पे। अब आप ज़रा देखें कि हमने ऊपर बैलेंस शीट बनाई है 2019 के एंड पे, हमारी जो मार्केटेबल सिक्योरिटी 1,09,000 की थी, ये देखें, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे, 1,09,000 से, ये रहा मार्केटेबल सिक्योरिटी एट द एंड बिफोर एडजस्टमेंट कितने की थी, 1,09,000 की हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी थी। मीन मार्केटेबल सिक्योरिटी में से हमने जो सेल आउट कर दिए थे वो लेस किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये 1,09,000 की थी। अब वो 1,09,000 से कितने की रह गई, जो अभी हमने फाइंड आउट किया 1,04,000 की। हमने 1,09,000 की करंट मार्केट वैल्यू में से 1,04,000 जब लेस किया तो हमें कितना गेन है, 5,000। तो हम लिखेंगे अनरिलाइज होल्डिंग गेन ऑन इन्वेस्टमेंट टू मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये हमारा कितनी अमाउंट से आ गया, 5,000 से। ठीक है, ये हमारा इसका ई पोर्शन है। समझ आ गई आपको ई पोर्शन की, ई में कैसे लिखना है। चलो नेक्स्ट है हमारा एफ पोर्शन। यहाँ पे हमारा बैलेंस ना रिड्यूस हुआ है, अनरिलाइज्ड गेन नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे अनहोल्डिंग, अनरिलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें गेन नहीं हुआ, यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। 1,09,000 का था और अब 1,04,000 का है। ठीक है, अब इसका एफ कैटेगरी में क्या कहता है, इलस्ट्रेट द प्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड अनरिलाइज होल्डिंग गेन और लॉस इन बैलेंस शीट एट December 31। बस हमने सेम फॉर्मेट को यूज़ करना है,
फॉलो द सेम फॉर्मेट एज इन पार्ट ए। पार्ट ए में हमने बताया था कि हमारी करंट जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है उनकी वैल्यू क्या है, हमें गेन है या लॉस है, ये हमने बताना है। ये 2009 की हमारे सामने पोजीशन है जी। करंट मार्केट वैल्यू अब हमारी सिक्योरिटीज़ की क्या है, 1,04,000 जी। कैप्शन करें, ये कैप्शन है कि ये किस हेड के अंदर आएंगी, ये करंट एसेट्स के अंदर आएंगी। उन्होंने कहा जो आपने फॉर्मेट ए में किया है। इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 1,02,000 की। मार्केट वैल्यू क्या है, 1,04,000। 2,000 यहाँ पे हमें क्या है, गेन है। ये गेन किस हेड के अंदर आएगा, स्टॉक होल्डर इक्विटी हेड के अंदर आएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब वो ये कह रहा है कि इसका जी पार्ट करें। जी पार्ट में कह रहा है इलस्ट्रेट द प्रेजेंटेशन ऑफ द नेट रियलाइज गेन और लॉस इन 2009 इनकम स्टेटमेंट। कहते हैं कि आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर कहाँ पर लिखेंगे कि आपका जो गेन है या लॉस है। assume a multiple step income statement and how the caption identifying the section is which the amount would appear। अच्छा, कहते हैं कि जी आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट सेक्शन है, लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब आपने ये बताना है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस है या गेन है वो आप किस कैप्शन में या किस हेडिंग में लिखेंगे। तो देखिए बेटा, वो हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है ये हमारा, हम इसको नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जी आपने वर्किंग कैसे कैलकुलेट करनी है कि हमें इसके ऊपर गेन है या लॉस है। हमने एंट्रीज की थी 2009 की जब हमने शेयर सेल किए थे, तो हमें गेन हुआ था 3950 और लॉस हुआ था हमें 66। तो अब इसमें से ये लेस कर दें तो ये हमारा क्या बनता है, लॉस ही बनता है। उसने डेट मेंशन की है कि 2009 की इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है। 2009 की इनकम स्टेटमेंट हम कहाँ से बनाएंगे, हम वो इन जर्नल एंट्री से बनाएंगे। हमने जर्नल एंट्रीज की थी ना, ये देखें, ये 2009 में जो उसने सेल 3950 का गेन था और लॉस कितने का था, 60 का। हम गेन में से जब लॉस माइनस कर देंगे तो भी लॉस अभी हमारे सर पे है, गेन उस लॉस को कवर नहीं कर रहा। तो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट हम कहाँ पे लिखते हैं, वो भी हम स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर ही लिखते हैं। सॉरी, ये तो कुछ और आ गया। तो हम नॉन ऑपरेटिंग में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमने माइनस किया तो वो हमारी क्या वैल्यू आ रही थी, वो हमारी वैल्यू आ रही थी 2110। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7.6, लास्ट क्वेश्चन आज का। 7.6 में वो क्या कह रहा है, देखिए जी, ईस्टर्न सप्लाई सेल अ वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज टू retailer stores on open account, but it insists that any customer who fail to pay an invoice when due must replace it with an interest bearing note। अच्छा देखिए, हम बार बार एक वर्ड बोलते हैं, एक है नोट रिसीवेबल, एक है अकाउंट रिसीवेबल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखने में तो ये दोनों सेम है। नोट रिसीवेबल से भी हमने अमाउंट रिसीव करनी है, अकाउंट रिसीवेबल से भी हमने अमाउंट रिसीव करनी है, बट इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, नोट रिसीवेबल जो है वो इंटरेस्ट अर्न करता है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है अगेंस्ट द नॉट रिसीवेबल उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करता है, बट अकाउंट रिसीवेबल डज नॉट अर्न एनी रेवेन्यू, एनी इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों में हमने अमाउंट लेनी है, रिसीव करनी है, रिसीवेबल है हमारे, बट जो नॉट रिसीवेबल जिस पर्सन के पास होगा हम उससे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे। अकाउंट रिसीवेबल में हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेते। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि among the transaction relating to notes receivable were the following। नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर अ 9 month 10% नोट फॉर 75,000। 75,000 अमाउंट का आपने कस्टमर से नोट रिसीवेबल रिसीव किया है इन सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल ड्यू टुडे। जो उससे अमाउंट रिसीव करनी थी वो अभी तक ड्यू है, तो हमने उससे नोट रिसीवेबल ले लिया 10% और 9 मंथ का। नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। फिर जून फर्स्ट को कह रहा है कलेक्टेड इन फुल द 9 मंथ 10% नोट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टी प्लस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जी आपने जून फर्स्ट को वो अमाउंट भी कलेक्ट कर ली, 10% नॉट रिसीवेबल के ऊपर आपने जो इंटरेस्ट था उसको भी कलेक्ट कर लिया। ये क्वेश्चन का डाटा है।
अच्छा, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन जर्नल लेजर फॉर्म, इन जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म में आपने रिकॉर्ड करना है टू रिकॉर्ड द रिसीप्ट ऑफ नोट ऑन सितंबर। जब आपने सितंबर में उस नोट को रिसीव किया तो क्या एंट्री करेंगे, हम करेंगे नोट रिसीवेबल टू अकाउंट रिसीवेबल। पहले हम अकाउंट रिसीवेबल इशू करते हैं, अगर वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल वाली अमाउंट ड्यू डेट तक हमें पेमेंट ना करे और अपने टाइम को एक्सटेंड करना चाहे, देन हम नोट रिसीवेबल इशू करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया नोट रिसीवेबल टू अकाउंट रिसीवेबल 75,000 से। ठीक है, ये सितंबर फर्स्ट की हमने कर ली एंट्री। फिर वो कह रहा है कि आप एंट्री करें। अच्छा, उसके बाद हमने 31 दिसंबर को आना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ नोट रिसीवेबल हमारा उसके पास रहा है। 4 मंथ का वो हमें क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट रेवेन्यू 75,000 है। 4/12 कैसे आया, सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने उसने हमारी अमाउंट को अपने पास रखा है। 10% क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। जब हमने ये लिया तो ये 7500 बनता है। लाइक 75,000 के अगेंस्ट 4 मंथ में हमने 2500 जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। ठीक है, फिर जून में आते हैं। वो कहते हैं कि जून में उसने फुल कैश रिसीव कर लिया है। कैश के साथ साथ जब हमने नोट रिसीवेबल रिसीव किया तो हम एंट्री करेंगे कैश टू नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल हमारा कितने का था, 75,000 का, वो सेम अमाउंट से आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया उससे, 2500। ठीक है, टू इंटरेस्ट रेवेन्यू हमारा एक्चुअली इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना था, तो कितना रिमेनिंग है अभी। तो 75,000 की जब कंडीशन थी ना, उसने कहा था उसने 9 मंथ के ऊपर हमसे लिया। ठीक है, 9 मंथ रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर पार्टी प्लस अ 9 मंथ 10% नोट। 9/12 वो 9 मंथ है, 10% हमारा जो टोटल हमने उससे जनरेट किया है वो 5,625 है। ठीक है, इसमें से हमने 2500 अभी रिसीव करना है। इट्स मीन 3125 रुपीज़ हमने अर्न कर लिया है इसी ईयर में। ये अमाउंट अर्न कर ली है, जिसके आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा है वो अभी हमने रिसीव करना है। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। ठीक है, ये था इसका ए पार्ट। ए पार्ट में उसने हमसे ये सारी चीज़ें पूछी थी। अब हम जाते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है, ज्यूम दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग द नोट। हाँ जी, ये सेम ऊपर वाली एंट्री कहता है, अगर ज्यूम कर लें आपको नहीं पे की अमाउंट है डिफॉल्टेड और डिफॉल्ट हो गया है। गिव द जनरल एंट्री बाय ईस्टर्न सप्लाई टू रिकॉर्ड द डिफॉल्ट। तो उसके डिफॉल्ट को रिकॉर्ड कर लें। अज्यूम डैट पार्टी प्लस हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज डैट द नोट इवेंचुअली विल बी कलेक्टेड। कहता है कि आपकी जो पार्टी है इसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि आप नोट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें उसने हमसे डिमांड क्या की है कि उसने आपको नोट नहीं पे किया, तो आप क्या एंट्री करेंगे। हमारी जो ऊपर हमने कैश टू नोट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट रेवेन्यू एंट्री की थी, वहाँ पे हम सिर्फ कैश की जगह पे क्या लिख देंगे, अकाउंट रिसीवेबल या अपने उस कस्टमर का नाम जिससे हमने ये अमाउंट लेनी थी। और वो तीनों क्रेडिट रहेंगी क्योंकि नोट रिसीवेबल जो उसने ड्यू डेट पे करना था उसने नहीं पे किया। इंटरेस्ट उसने नहीं पे किया, जो हमने इंटरेस्ट अर्न करना था वो हमने कर लिया सेम अमाउंट से। डिफरेंस इस और इस एंट्री में क्या था, वहाँ पे जब हमने रिसीव कर लिया तो हम यहाँ कैश लिखेंगे, क्रेडिट ये तीनों होंगी। और जब हमने ये रिसीव नहीं किया कैश और वो डिफ़ॉल्टर हो गया, तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल आएगा या उस कस्टमर का नेम आएगा, क्रेडिट ये तीन होगी। क्योंकि नॉट रिसीवेबल 75,000 का उसने हमें नहीं पे किया, ये लाइबिलिटी है, उसने पे करना ही करना है। इंटरेस्ट 2500 पे करना ही करना है, और ये 9 मंथ का इंटरेस्ट हम उससे रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका था 7.6 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ठीक है।